हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव भरोसे सिंह में। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन भाग 2। आज के वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के कारण को समझेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि और विश्व पर फ्रांस की क्रांति के प्रभाव के विषय में पढ़ा था। फ्रांस की क्रांति का विश्व पर सबसे अधिक प्रभाव उसके सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पड़ा। फ्रांस की क्रांति को जन्म देने में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो फ्रांस की क्रांति का जन्म किन कारणों से हुआ, पहले इसका अध्ययन करते हैं। संसार में जो भी क्रांति होती है, प्रत्येक क्रांति के कुछ न कुछ कारण होते हैं। अब फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को समझने के लिए सबसे पहले 1774 में जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, इसको समझते हैं। लुई 16वें के विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। आपको इसका उत्तर देना है बुर्बो राजवंश। और लुई 16वें को समझने से पहले लुई 15वां और इसके पहले लुई 14वां को समझ लेते हैं। लुई 14वां फ्रांस का एक शक्तिशाली सम्राट था, लेकिन लुई 14वां अधिकांश समय युद्ध में व्यस्त रहा। इस कारण से फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। लुई 14वें के बाद लुई 15वां, जब लुई 15वां सम्राट बना तो लुई 15वें ने लुई 14वें के सिद्धांतों का पालन किया और ये भी युद्ध में उलझा रहा। इसके कारण से फ्रांस की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई। लुई 15वें के बाद लुई 16वां, जो बुर्बो राजवंश से संबंधित था, इसके ही शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। जब लुई 16वां को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लुई 16वां जब फ्रांस का सम्राट बना, तब फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली था। अब लुई 16वें के पास कर बढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इस पर हम फिर आगे चर्चा करेंगे। दूसरे कारण को हम देखते हैं, सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का अगर सबसे बड़ा कारण माना जाए तो वो सामाजिक कारण है। फ्रांस का समाज उस समय असमानता का शिकार था। समाज 3 भागों में बटा था। ये हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम स्टेट्स, जिसमें हमने देखा था कि इस प्रथम स्टेट्स के अंदर पादरी वर्ग, इसके बाद द्वितीय स्टेट्स, इस द्वितीय स्टेट्स के अंदर कुलीन वर्ग,
और इसके बाद देखते हैं हम तृतीय स्टेट्स। तृतीय स्टेट्स के अंदर कुछ अमीर और गरीब, कुछ अमीर और गरीब लोग थे। फ्रांस की क्रांति को जन्म देने में इस तृतीय स्टेट्स के मध्यम वर्ग का योगदान था। अब आगे हम इसका और डिटेल में अध्ययन करें और इसको समझते हैं। ये जो दो वर्ग हैं, प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स, ये सर्वाधिकार वर्ग था। इस वर्ग को सभी अधिकार प्राप्त थे। फ्रांस में केवल तृतीय स्टेट्स को ही, जिसमें जो लोग शामिल थे, इनके ऊपर ही टैक्स लगाया जाता था। इसलिए तृतीय स्टेट्स के जो गरीब वर्ग के लोग थे, जिसमें किसान, मजदूर, कामगार, इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चली थी। अब तृतीय स्टेट्स जो है के अंदर जो कुछ अमीर लोग थे, वो शिक्षित भी थे और अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए थे। ये चाहते थे कि इन्हें भी इस वर्ग के समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली थी। अब हम तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति को देखते हैं। आर्थिक कारणों में ऐसा कौन सा कारण था जिसमें फ्रांस का ये तृतीय स्टेट पिस रहा था? ये जो दोनों वर्ग थे, इन दोनों वर्गों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था और ये तीसरा वर्ग जो था, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। इसलिए इसकी स्थिति जो है दयनीय और शोचनीय हो चली थी। अब क्योंकि फ्रांस की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी और ये तृतीय स्टेट के जो गरीब लोग थे, इनकी दशा बहुत शोचनीय होती चली जा रही थी। इनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। फ्रांस की दशा, अगर हम पूरे स्थितियों का अध्ययन करते हैं तो फ्रांस की दशा धीरे धीरे बिगड़ रही थी और फ्रांस की दशा जब बिगड़ती चली जा रही थी तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वां ने निर्णय लिया कि टैक्स को बढ़ाया जाए। यही कारण जो है, यही जो टैक्स बढ़ाना या कर बढ़ाने का जो कारण है, ये फ्रांस की क्रांति को जन्म देता है। फ्रांस का सम्राट स्वयं टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। अब इसके लिए टैक्स को बढ़ाया जाए तो क्या उपाय थे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस टैक्स को बढ़ाने के लिए फ्रांस में जो नियम थे, उसके लिए एक प्रतिनिधि सभा होती थी। इस प्रतिनिधि सभा में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। सम्राट ने स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि राजकोष खाली था, जब मीटिंग का आयोजन किया तो प्रथम स्टेट से 300 लोग, द्वितीय स्टेट से भी 300 लोग और तृतीय स्टेट से
600 लोग शामिल हुए। क्योंकि ये सर्वाधिकार वर्ग था, इसलिए ये वर्ग आमने सामने बैठा हुआ था। और ये जो तृतीय स्टेट्स जो हैं, इस वर्ग के लोग उनके पीछे खड़े थे। ये चाहते थे कि सभी को मत देने का बराबर अधिकार मिले, लेकिन सम्राट ने इनकी बात नहीं मानी, तो ये सभा से बाहर निकल आए। और सभा से ये बाहर निकलकर ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये जमा हुए और यहाँ पर इन्होंने ये तय किया और इसके लिए इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। और इन्होंने शपथ ली कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती है, तब तक नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा। अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही थी और ये जो वर्ग था, ये तृतीय वर्ग के अंदर एक ऐसा वर्ग था जिसमें व्यावसायिक लोग थे, जिसमें वकील लोग थे, जिसमें शिक्षित लोग थे और ये लोग अपने अधिकारों की मांग पर अब अड़ चुके थे। धीरे धीरे इस वर्ग के साथ लोग जुड़ते चले गए और फ्रांस के अलग अलग भागों में ये सोच बनने लग गई कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे जैसे इस वर्ग से लोग जुड़ते चले जा रहे थे और फ्रांस की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी, नेशनल असेंबली संविधान निर्माण के कार्यों में अब लग चुकी थी। नेशनल असेंबली के लोग एक तरफ जहां संविधान का निर्माण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में लोग हिंसक हो चले थे। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पर। 14 जुलाई 1789, इसे कोड कर लीजिएगा। 14 जुलाई 1789 का दिन फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन उग्र भीड़ ने बास्तिल के जेल पर धावा बोल दिया और कैदियों को मुक्त करा लिया। बास्तिल के जेल में केवल 7 कैदी थे, लेकिन बास्तिल का पतन से सम्राट को बहुत धक्का लगा, क्योंकि फ्रांस की जनता बास्तिल के जेल को घृणा के दृष्टिकोण से देखती थी। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि फ्रांस पर नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी, उसके संविधान निर्माण के बाद क्या असर आया और किस प्रकार से लुई 16वें का पतन हो गया।
फ्रांस की क्रांति ने संसार को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सिद्धांत दिया वो आज भी प्रासंगिक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।